उसे कुछ समझाओ या बताओ। मगर तुम एक परिपक्व उम्र की लड़की हो, तुम खुद निर्णय कर लो कि उसे क्या बताना है, कितना बताना है, कैसे बताना है। मगर बच्ची के स्वास्थ्य के लिए, उसके हित के लिए उसे कुछ तो बताना ही है, यही डॉक्टर कह रहे हैं। इतना कहते हुए मिसेस पाटनकर ने बड़े स्नेह से रिया को देखा तो उन्हें लगा कि वो उनके साथ अंतस से जुड़ गई है। रिया बड़े धीमे स्वर में बोली, अगर मैं ही ये सब कर सकती तो उसे बता ही देती ना। अब आप ही मेरी कुछ मदद कर दीजिए ना मिसेस पाटनकर। तुम मुझे कुछ बताओगी तो मैं कुछ निर्णय कर पाऊंगी ना। मिसेस पाटनकर ने रिया का हाथ अपने हाथ में स्नेह से थाम कर कहा। रिया ने एक बार उनकी ओर बड़ी याचना भरी दृष्टि से देखा, फिर बोली, आज से 7 साल पहले की बात है। मैं एमबीए कर रही थी। हमारा परिवार आम मध्य परिवारों की तरह कुछ आधुनिकता और कुछ पुरातन आदर्शों की खिचड़ी की सभ्यता वाला था। मैंने अपनी पढ़ाई मेरिट स्कॉलरशिप के आधार पर पूरी की थी। इसलिए जब एमबीए करने के लिए बेंगलुरु जाने का तय किया तो माता पिता विरोध नहीं कर सके। एमबीए के दूसरे साल में मेरी दोस्ती संजय से हुई। वो भी मध्यम वर्ग परिवार से ही था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई, मगर आज लगता है कि उसे प्यार कहना गलत था। वो तो 2 जवान विपरीत लिंगी व्यक्तियों का आपस में शारीरिक रूप से अच्छा लगना मात्र था, जिसके चलते हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहते थे। 5-6 महीने बीत गए थे तो एक दिन संजय बोला, रिया, हम तुम दोनों वयस्क हैं, शिक्षित हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं। काफ़ी दिन से साथ साथ घूमते फिरते और रहते हुए एक दूसरे को अच्छी तरह समझ चुके हैं। ये समय हमारे करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें क्लासेस के बाद इस तरह रोमांस के लिए मिलने जुलने में समय बिताना दरअसल समय ही नहीं, करियर को भी बर्बाद करना है। अब हम तुम जब एक दूसरे से इतना घुल मिल गए हैं तो हॉस्टल छोड़कर किसी किराए के मकान में एक साथ मिलकर पति पत्नी बनकर क्यों नहीं रह सकते। आखिर प्रोजेक्ट में भी पार्टनर की ज़रूरत होगी। मगर एमबीए के बीच शादी, वो भी बिना घर वालों को बताए, उनकी रजामंदी के। मैं बोली तो संजय मेरी बात बीच में काटकर बोला था, मैं बैंड बाजे के साथ शादी करने को नहीं, हम दोनों की सहमति से आधुनिक वयस्क युवक युवती के एक कमरे में एक छत के नीचे लिव इन रिलेशनशिप के रिश्ते में रहने की बात कर रहा हूँ। इस तरह हम पति पत्नी की तरह ही रहेंगे, मगर इसमें 7 जन्म तो क्या, इस जन्म में भी साथ निभाने के बंधन से दोनों ही आज़ाद रहेंगे। मैं संजय के कथन से एकदम चौंकी थी। तो संजय ने कहा था, तुम ऑर्थोडॉक्स मिडिल क्लास की लड़कियों की यही प्रॉब्लम है कि तुम चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, मगर मॉडर्न और फॉरवर्ड नहीं बन सकती। तुम्हें तो ग्रेजुएशन के बाद बीएड करके किसी स्कूल में टीचर का जॉब करना चाहिए था। एमबीए में एडमिशन लेकर अपना समय और इस सीट पर किसी दूसरे जीनियस का फ्यूचर बर्बाद क्यों कर रही हो। उसके इस भाषण पर भी मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वो मानो समझाइश पर उतर आया था। बोला, अच्छा देखो, आमतौर पर माँ बाप लड़की के लिए अच्छा सा लड़का, उसका घर परिवार कारोबार देखकर उसे तमाम सगे संबंधी और ताम झाम जोड़ कर 8-10 दिन का वक्त और 8-10 लाख रुपए खर्च करके जो अरेंज्ड मैरिज का नाम देते हैं, उसे शादी कहते हैं। क्या उन सभी शादियों में पति पत्नी में जिंदगी भर निभा पाने और सफल रहने की गारंटी होती है? नहीं होती है ना। तो मेरी मानो तो माँ बाप का अब तक का जैसे तैसे जमा किया गया रुपया उनके भविष्य में काम आने के लिए छोड़ो। देखो, ये लिव इन रिलेशनशिप दकियानूसी शादियों के विरुद्ध एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। हम जैसे पढ़े लिखे एडवांस यूथ का समर्थन मिलेगा तभी इसे सामाजिक स्वीकृति मिलेगी। अब किसी को तो आगे आना होगा ना, तो हम ही क्यों ना इस रेवोल्यूशनरी चेंज के पायनियर बने। सो कम ऑन, बी बोल्ड, मॉडर्न एंड एडवांस। करियर बन जाने पर और पूरी तरह सेटल हो जाने पर हम अपनी शादी डिक्लेयर कर देंगे। सो कम ऑन, वरना मुझे तो मेरे करियर पर ध्यान देना है। मुझे अपने करियर पर ध्यान देने दो।
एक तो संजय से मुझे गहरा लगाव हो गया था, दूसरे मुझे उसके कथन में एक चुनौती सी लगी थी, अपने विचारों, अपनी मान्यताओं और अपने व्यक्तित्व के विरुद्ध। इसलिए मैंने उसका समर्थन करते हुए उसके साथ ही अपना हॉस्टल छोड़ दिया और हम किराए के एक मकान में लेकर रहने लगे। मकान मालिक एक मारवाड़ी था, जिससे हमने अपना परिचय किसी प्रोजेक्ट पर साथ साथ काम करने वाले सहयोगियों की तरह दिया। वो क्या समझा और क्या नहीं, बस उसने किराए के एडवांस के रुपए ले लिए और मकान में रहने की शर्तें बताकर छुट्टी पाई। धीरे धीरे 1 साल बीत चला था। इस बीच हमने कई बार पति पत्नी वाले शारीरिक संबंध बनाए थे। इन्हीं में पता नहीं कब और कैसे चूक हो गई कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैंने संजय को एक खबर बड़ी उत्साह से दी थी, मगर वो सुनकर एकदम खींच गया और बोला, मैं तो समझ रहा था कि तुम पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह इस्तेमाल करती रही होंगी। तुम तो आम अनपढ़ औरतों जैसी निकली। अब फटाफट किसी मैटरनिटी होम में जाकर MTP करा लो। बच्चे पैदा करने के लिए और माँ बनने के लिए जिंदगी पड़ी है। अगले महीने कुछ मल्टीनेशनल कंपनी के प्रतिनिधि कैंपस सिलेक्शन के लिए आएंगे, इसलिए MTP इस सप्ताह करा लो। मैं सन्न रह गई थी संजय की बातें सुनकर। क्या यही सब सुनने के लिए मैं मॉडर्न, फॉरवर्ड और बोल्ड बनी थी? आज कई साल बाद पहले कॉलेज में एक विदुषी लेखिका का भाषण का एक वाक्य याद आ रहा था, हमें नारी मुक्ति चाहिए, मुक्त नारी नहीं। और इन दोनों की स्थितियों में अंतर भी समझ आ गया था। मैंने हर तरह से इस चीज़ का विरोध करने की कोशिश की। सामाजिक संस्था से मैंने हेल्प लेनी चाहिए, मैंने वकील से भी मदद की गुहार की, पर उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। और जब अगले महीने कुछ इंटरनेशनल कंपनीज सिलेक्शन के लिए आई तो संजय का सिलेक्शन एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो गया और 4-5 साल से वो न्यूयॉर्क में एक बैंक में मैनेजर HRD का काम कर रहा है। बस इतना ही मालूम है मुझे उसके बारे में, किसी कॉमन फ्रेंड ने बताया था। रिया ने मानो पीछा छुड़ाने के लिए कहा। रिया की बात सुनकर मिसेस पाटनकर कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली कि हाँ, अब मुझे लगता है कि समस्या का हल मिल गया है। तुम्हें और संजय को अलग हुए 6-7 साल हो गए हैं। इस बीच में तुम्हारा उससे कोई संबंध तो क्या, संवाद तक नहीं हुआ है। उसके बारे में बताया जा सकता है कि वो न्यूयॉर्क में रह रहा है, वहीं काम करता था। वहाँ किसी विध्वंसकारी आतंकवादी घटना के बाद उसका कोई पता नहीं चल सका है। वो गंभीर रूप से घायल होकर पहचान नहीं होने से किसी अस्पताल में अनाम रोगी की तरह भर्ती है या मारा गया है। अस्पताल के मनोचिकित्सक को यही बात पीयू के पापा के बारे में बता देते हैं। वो अपने आप किसी तरह और जितना चाहेंगे पीयू को होश आने पर उसके पापा के बारे में अपनी तरह से बता देंगे और आज से यही ऑफिशियल जानकारी होगी पीयू के बारे में। ठीक है, जैसा आपको सही समझे। आप पीयू की दादी है या नानी, मैं कह नहीं सकती, मगर अब मुझे लग रहा है कि मेरे कुछ मूर्खतापूर्ण भावुक लम्हों की जो लंबी सज़ा मुझे भुगतनी पड़ रही थी, उसके लिए मुझे आप जैसी ममतामयी और दृढ़ महिला के सहारे की हर समय और हर कदम पर ज़रूरत होगी। आप मुझे सहारा दोगी ना, मुझे अकेला तो नहीं छोड़ोगी? बोलिए, कहकर उसने मिसेस पाटनकर का हाथ अपने कांपते हुए हाथों में कस के पकड़ लिया। रिया, मुझे तो पीयू से इतना लगाव हो गया है कि मैं तो खुद उसके बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती। दुखी हो जाती हूँ। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, पर अभी इस वक्त तू अपने आप को संभाल, जिससे हम दोनों मिलकर पीहू को संभाल सके। अभी मेरा हाथ छोड़ तो मैं यहाँ से जाकर मनोचिकित्सक को सारी बात बता सकूं। ये कहकर रिया के माथे को चूमकर उसे आश्वस्त किया। बड़ी नरमी से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और डॉक्टर के कमरे में चली गई। बोलतीकहानी.com पर आपने सुनी कहानी लम्हों ने खता की थी।